सेटअप एन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने इस क्वेश्चन नंबर 6 में ढेर सारे केसेस गिवन है। हमें वन बाय वन इन केसेस को अच्छे से डिस्कस करना है और फिर उन्हें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं, जो कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में इरफान और परमीत की बात की जा रही है, जिनके पास कुछ मार्बल्स हैं। अब हमें इसी पूरे केस को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इरफान के पास जो मार्बल्स है ना, वो इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। जैसे कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज, यानी कि इरफान ने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दी कि मेरे पास किस तरीके के मार्बल्स हैं। उसके बाद लास्ट में भी बताया गया कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं, बट परमीत के बारे में कोई बात नहीं कही। इट मींस ये एक ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता। और मैथ्स में जब किसी क्वेश्चन में कोई चीज ना पता हो तो उसे हम किसी एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि हमारे लिए उस क्वेश्चन को डील करना काफी आसान हो जाए। सो लेट्स से कि परमीत के पास M मार्बल्स हैं। ओके, अब हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन है वो सारी तो इरफान की है, तो उसी का यूज करेंगे और एक इक्वेशन सेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया था कि इरफान के पास जो मार्बल्स हैं, तो मैं लिखूंगा इरफान्स मार्बल्स इज इक्वल टू क्या है, 7 मार्बल्स मोर देन। 7 मार्बल्स मोर देन यानी कि ज्यादा है, तो मैं लिखूंगा 7 प्लस आगे 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। 5 टाइम्स द मार्बल परमीत के मार्बल को तो मैंने M माना है और उसका 5 टाइम्स करेंगे। इसका क्या मतलब है कि मुझे उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5M। तो देखिए बन गई ना इक्वेशन, इरफान्स मार्बल इज इक्वल टू 7 प्लस 5 टाइम्स M। उसके बाद दोस्तों लास्ट में ये भी गिवन था कि इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 37। वो वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये हुआ 37 इज इक्वल टू 7 प्लस 5M। देखिए बीच में इक्वालिटी का साइन है, सो दैट्स व्हाई हम कहेंगे ये एक इक्वेशन है। हाँ, आई नो आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार इक्वेशन में तो ज्यादातर हमने ना ये जो लेटर है जिसे हम लेट करते हैं, वो चीज हमने ज्यादातर लेफ्ट साइड पर देखी है, ये तो राइट साइड पर है। कोई बात नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, बीच में इक्वालिटी का साइन है। अगर आप अपनी इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट को राइट की तरफ एक साथ लेकर जाएंगे तो चलेगा। जैसे कि मैं क्या करूंगा, 7 प्लस 5M को एक तरफ और 37 को दूसरी तरफ ले गया। जब हम इसे एक साथ करते हैं तो वैलिड है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने आप किसी एक साइड को दूसरी तरफ ले जाएं। जब आप दोनों को साथ में स्विच करेंगे तो पॉसिबल है। तो ऐसा करने से देखिए अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये ठीक है कि 7 प्लस 5M इज इक्वल टू 37। ये कुछ देखिए ऐसी इक्वेशंस लग रही है, तो बन गई इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां पर हमसे क्या कहा गया है, लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। तो दोस्तों यहां पर लक्ष्मी और उसके फादर की बात की जा रही है। सबसे पहले हम देखें हमारे इस क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन तो लक्ष्मी के फादर की है। जैसे कि सबसे पहले बोला गया कि लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, फिर बाद में बोला गया ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स द लक्ष्मी's एज, यानी कि लक्ष्मी की एज के बारे में बात ही नहीं की गई। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता और फिर हम इसे किसी एक लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स से कि लक्ष्मी की एज है वो Y ईयर्स। देखिए मैंने यहाँ Y माना, आप A B C X Y Z कुछ भी मान सकते हैं, तो Y ईयर्स है। अब उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन की तरफ देखूं तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन तो लक्ष्मी के फादर की एज की गिवन है और हमने लक्ष्मी की एज को Y मान लिया। तो अब हमें हमारे क्वेश्चन में देखना होगा कि ये जो दो चीजें हैं, लक्ष्मी और उसके फादर, उनके बीच में क्या रिलेशन है। बिकॉज एक इक्वेशन हमें कोई रिलेशन ही तो प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर फर्स्ट लाइन देखेंगे लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर्स ओल्ड है, ये तो लक्ष्मी के फादर की बात की जा रही है, यहाँ पर लक्ष्मी की तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद हाँ आगे देखें, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, यानी कि यहाँ पर रिलेशन है। कैसे देखिए, लक्ष्मी's फादर एज वो क्या है, 4 ईयर्स ओल्डर, यानी कि 4 साल बड़े हैं, 4 प्लस क्योंकि बड़े हैं, आगे 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। अब लक्ष्मी की एज को मैंने Y माना है, तो उसका 3 टाइम्स क्या होगा, 3Y। तो देखिए बन गए ना इक्वेशन, लक्ष्मी's फादर एज इज इक्वल टू 4 प्लस 3Y। और अब यहाँ पर जो लक्ष्मी के फादर है उनकी एज भी गिवन है जो कि 49, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। 49 इज इक्वल टू 4 प्लस 3Y। एंड हाँ देखिए अब मैं शफल कर सकता हूँ इसको, 4 प्लस 3Y को पहले और 49 को हम बाद में लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए बन गया आपके पास एक इक्वेशन। चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। The teacher tells in class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. तो दोस्तों यहाँ पर एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को बता रही है कि उसकी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो लोवेस्ट मार्क्स से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। अब सबसे पहले आप देखें कि हमारे इस पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट मार्क्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। पहले तो देखिए हाईएस्ट मार्क्स को लोवेस्ट मार्क्स से कैसे कंपेयर किया गया कि हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो ट्वाइस हैं लोवेस्ट मार्क्स के प्लस 7। फिर बाद में भी बताया गया कि हाईएस्ट मार्क्स 87 है, यानी कि लोवेस्ट मार्क्स के बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है, कुछ पता ही नहीं हमें। तो फिर जब हमें कुछ नहीं पता तो हम उसे किसी लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि जो लोवेस्ट मार्क्स है ना वो L है, मैंने उसे L से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए
मैंने लोवेस्ट मार्क्स की बात की, हाईएस्ट मार्क्स की इंफॉर्मेशन है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हमें देखना होगा, बिकॉज हमें एक इक्वेशन सेट करनी है। अब हमारे किसी स्टेटमेंट में जब कोई भी चीजें होती हैं उनके बीच में जब हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर देते हैं तभी एक इक्वेशन फॉर्म होती है। अब दो ही चीजें हमें दिख रही थी, हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स। लोवेस्ट मार्क्स को मैंने एल मान लिया, हाईएस्ट मार्क्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अब इनको कैसे रिलेट करें वो देखते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन थी हाईएस्ट मार्क्स की, तो मैं लिखूंगा हाईएस्ट मार्क्स। क्या बोला गया था कि हाईएस्ट मार्क्स जो है क्लास में वो क्या है, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स। अभी रुक जाइए, यहां तक क्या बोला है, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स। लोवेस्ट मार्क्स को मैंने एल माना है, इसका ट्वाइस करेंगे यानी कि डबल करेंगे तो क्या होगा 12। आगे क्या बोला है, +7 +7 बन गई इक्वेशन, बीच में इक्वालिटी का साइन भी है, इक्वेशन ही तो है जहां पर मैंने हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स को कंपेयर करके दिखाया है। और हाँ, यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स की वैल्यू भी गिवन है जो कि 87, वो भी हम पुट कर सकते हैं। तो ये जो 87 इज इक्वल टू 12 + 1, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 + 1 इज इक्वल टू 87। देखिए कितना इंटरेस्टिंग था ना। चलिए अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ हमसे क्या कहा गया है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ हमसे सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात की जा रही है। ये कैसा ट्राइंगल होता है, देखिए ये एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो चलिए मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया और यहां पर मैंने मान लिया कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो ये जो दो साइड्स इक्वल हैं इनको दिखाने के लिए ना मैंने एक मार्क लगा दिया यहां पर कि हाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। ओके, अब इसके बाद आपके इस क्वेश्चन में दो चीजों की बात की जा रही है, वर्टेक्स एंगल और बेस एंगल। पहले वर्टेक्स एंगल को समझते हैं। देखिए वर्टेक्स एंगल कॉर्नर वाले एंगल होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ 3 कॉर्नर एंगल्स बन रहे हैं, इन्हें हम वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। फिर बेस एंगल कौन सा होता है दोस्तों, बेस एंगल वो होता है जिस पर हमारा पूरा ट्राइंगल खड़ा होता है, जिस पर बना होता है ट्राइंगल। यस, ये बेस है। अब अगर ये बेस है तो इसके बेस एंगल्स कौन से होंगे, ये दो, और फिर हम वर्टेक्स एंगल को फिर वही मानते हैं एक कॉर्नर जो कि ऊपर वाला है ना दोस्तों। तो अब ये बन गया एक वर्टेक्स एंगल और ये बन गए बेस एंगल। तो अब हमसे क्या कहा गया था कि जो वर्टेक्स एंगल है वो डबल है बेस एंगल की, यानी कि वर्टेक्स एंगल के बारे में तो इंफॉर्मेशन है कि वो बेस के डबल है, बट बेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर मान लेते हैं कि बेस एंगल जो है वो बी है। अब आप सोचेंगे ये कैसे मान लिया बी, यहां तो दो एंगल्स है ना, तो फिर क्या दो बार लेट करना पड़ेगा कि एक बी है तो या फिर दूसरा एक्स होगा या फिर एक एल है दूसरा एम होगा, ऐसे करना पड़ेगा? नो माय फ्रेंड्स, यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आती है ट्राइंगल्स की, वो ये कि किसी एक ट्राइंगल में जब कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उन दो साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं इस साइड की बात करूं, इसका अपोजिट एंगल देखिए नीचे वाला एक बेस एंगल है, और इस साइड की बात करूं जो उसके अपोजिट एंगल ये भी एक बेस एंगल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यानी कि मैं इन दोनों को किसी भी एक लेटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बिकॉज दोनों इक्वल हैं। तो मैं मान सकता हूं कि लेट द बेस एंगल बी बी। ओके, अब इंफॉर्मेशन क्या है कि वर्टेक्स एंगल डबल है किसी एक बेस एंगल के, तो मैं लिखूंगा वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू 2b। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू 2b, ये इक्वेशन बन गई। हाँ दोस्तों, इक्वेशन तो है, बट एक इक्वेशन तो वो होती है ना जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं और वहां से कोई वैल्यू निकाल सकते हैं जो चीज हमें ना पता हो। अब देखिए अगर मुझे इस b की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे b की वैल्यू को निकालने के लिए वर्टेक्स एंगल के बारे में तो पता होना चाहिए, ये तो पता नहीं, यानी कि ये एक इतनी खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनी इक्वेशन, राइट? तो क्या मैं इसे और इलेबोरेट करके लिख सकता हूँ? देखिए ट्राइंगल की बात हो रही है और ट्राइंगल में एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी कहते हैं। दोस्तों आप ये सभी प्रॉपर्टीज आने वाले चैप्टर ट्राइंगल में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये हो जाएगा सबसे पहला एंगल वर्टेक्स एंगल जो कि है 2b, अभी हमने निकाला, प्लस बाकी के दोनों एंगल्स तो बेस एंगल है, दोनों इक्वल है, सो b प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आंसर विल बी 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस, ये काफी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, बिकॉज यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी, और b क्या है हमारे पास, बेस एंगल। और अगर आपको बेस एंगल पता लग जाएगा तो आप इस b की हेल्प से वर्टेक्स एंगल भी निकाल पाएंगे, बिकॉज वर्टेक्स एंगल भी क्या है, किसके इक्वल है, 2b के इक्वल। तो यानी कि ये है ना बनी इक्वेशन जिससे हमें काफी फायदा होगा। तो ये है हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया इक्वेशन। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।